ये उन मासूम लड़कियों के साथ धोखा हुआ है जिनकी उम्र 16 से 19 साल तक है, जो वो इस इंतज़ार में बैठी हैं कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी, कुछ दिन में मैं दुल्हन बनूंगी और अपने जो है ससुराल जाऊंगी। इस इंतज़ार में जो बैठी हुई हैं कि मुझे कुछ सहारा मिलेगा, उन लड़कियों के साथ धोखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके आंसू, उनकी आंखों के, उनके दिल के दर्द को महसूस करते हुए इसमें ऐसी कार्रवाई करें कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है वो कभी इस तरह का दुस्साहस दोबारा ना कर पाएँ। उनको सलाखों के पीछे धकेलें और उनसे रिकवरी करके उनके जो दुल्हन बनने के जो सपने थे, उनके हाथों में जो मेहंदी रचने के सपने थे, उनको बहाल करें। ये मेरी प्रशासन से, शासन से गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नूह शहर के अंदर। दरअसल हमारी मौजूदगी है अलिफ इंटरनेशनल, एक प्राइवेट स्कूल है, और यहाँ हमारा पहुँचने का तात्पर्य और मकसद ये है कि आज एक ऐसे एडवोकेट साहब को रूबरू करा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, बहुत नामचीन उच्च कोटि के एक सोशल वर्कर भी रहे हैं। जब से हम सोशल मीडिया पर आए हैं, हमने तभी से इनका नाम सुना था और इनसे बीच बीच में प्रेरणा भी हम लेते रहते हैं। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ा घपला मेवात के अंदर कुछ चंद लोगों ने किया है, कुछ चंद ऐसे अनपढ़ गवार लोगों ने कर दिया है, लेकिन उनका आइडिया आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक इंसान पूरी ज़िंदगी कमाता है अपने बच्चों के लिए, एक मुलाजिम पूरी ज़िंदगी कमाता है, लेकिन वो एक घर नहीं बना पाता है सही ढंग से। लेकिन वो लोग रोड पे घूमने वाले 14 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर गरीबों से ठग लेते हैं। दूसरा, अगर नीमला वालों की बात करूं तो 100 करोड़ से भी अधिक रुपए उस क्षेत्र से गरीब लोगों से ठगते हैं, जिस क्षेत्र यानी जिस ज़िला मेवात के बारे में भारत की नीति आयोग ने भी ये कहा है कि ये देश के 100 सबसे पिछड़े ज़िलों में शुमार है। और उस गरीब, मजलूम, बेसहारा परिवारों से 100 करोड़ की और 14 करोड़ की ठगी करना, मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में, यानी कि आज़ादी के बाद आज तक हमने कभी इतना बड़ा घपला नहीं देखा कि चंद लोग इतना बड़ा पैसा जनता का डकार सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ हमारे शूत्र हमसे ये सवाल कर रहे थे कि रमजान चौधरी एडवोकेट और समस्त मेवात विकास सभा की टीम शायद इतनी सक्रिय नज़र नहीं आ रही है जैसे हर मुद्दे पर वो बोलते हैं। क्या कमी रही है, क्या कारण है, क्या सच्चाई है, वो जानने के लिए सीनियर एडवोकेट रमजान चौधरी के पास हम पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई और वसीम साहब, मेवात डायरी और जो मेवात आज तक चैनल है, चूँकि इतनी एक्सेसिबल आप लोगों ने हर मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से आप अपडेट रखते हो मेवात का हर मुद्दे को उठाते हो, उसके लिए आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने इस मुद्दे को मुखर तरीके से पब्लिक के सामने लाए और हज़ारों लोगों को और लूटने से बचाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा भी है और जनता का भी है कि जनता आपके ऊपर थोड़ा भरोसा करती है इसलिए क्योंकि मेवात विकास सभा वो तंजीम है मेवात की जो बहुत पहले से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस मेवात इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम करती चली आ रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बार मेवात विकास सभा की अब क्या भूमिका है, जब इतने सारे 50,000 के लगभग गरीब और बेसहारा बेबस वो परिवार जो किसानों के खेतों में जाकर लावणी करते हैं, जो बहन बेटियां लावणी करती हैं, जो कहते हैं ना डोल डपाड़ों से दूध खोद करके भैंस को चारा खिला करके दूध बेच करके 500 रुपये इकट्ठा करती हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, लेकिन वो पैसा इन डाकुओं ने डकार लिया है। इस पर आपकी क्या भूमिका है? क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए? तो कैसे मिलना चाहिए? देखिए, ये जो नीमला वाला मसला हुआ है या फिर ये महू चोपड़ा वाला जी, ये इतना बड़ा घोटाला है, धोखाधड़ी है, फर्जीवाड़ा है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये किया है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनकी रिकवरी होनी चाहिए। एक बात,
मैं इस सिलसिले में एसपी साहब से खुद मिला हूँ रोज़ों में। हालांकि मैं रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा इधर उधर में सक्रिय भूमिका में नहीं रहा, लेकिन मैं खुद एसपी साहब से मिला हूँ, पूरे मामले को मैंने अवगत कराया है। वहाँ जो लोग लाइन लगाकर पीछे खड़े हुए थे उनको मैंने रोते डकराते बिलखते हुए देखा, नगीना थाने में देखा। आप लोगों के माध्यम से भी, क्योंकि आपने जो बातें उठाई, आपके सामने जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, उसके सामने उसके रूबर उसको देखा मैंने सारे उनको सिस्टम को। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है जिससे हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जब तक ये सारा पैसा किसी ना किसी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता, मैंने एसपी साहब को भी कहा, जब तक नहीं रिकवर हो जाता जब तक इस कार्रवाई के कोई मायने नहीं रहते। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी, ये कोई नया फ्रॉड नहीं है। अरबी एक शख्स था, इस्लामुद्दीन वगैरह, इसमें कम से कम 100 ट्रैक्टर निकलवा कर किसानों के साथ घपला किया था। हमने उस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया था। उस वक्त हो सकता है आपकी इस जर्नलिज्म में मौजूदगी नहीं रही हो, लेकिन हमने उसको उठाया। हम मुखालिफ भी हुए हमारे वो, और उन्होंने हमको धमकियां भी दी, लेकिन हम उसको पटल पर लेकर आया, अरबी को गिरफ्तार करवाया। लोगों को आज तक उन ट्रैक्टरों का लोन चुकाने के लिए उनको बैंक का करप्ट होना पड़ा है। अभी मांडीखेड़ा में 8-9 साल पहले इसी दहेज के मसले को लेकर एक बड़ी मुहिम चली लूट की। सबसे पहले हमने उनकी शिकायत की थी कि ये फर्जीवाड़ा है, ये भागेंगे, और 1 महीने के अंदर जब हमने वो मुहिम चलाई तो वो भाग गए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पैसे जमा हुए थे वो बहुत थोड़ी तादाद में थे। लेकिन जिस तरह से नीमला का सैकुल ने और इस तरह के इन मौल साहबों ने बनकर, हाँ, अरशद बुबलेडी वगैरह ने जिस तरह से, और इसके पीछे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ और काली भेड़ें हैं जो मतलब धर्म का रूप इख्तियार करके अपने तरीके से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि कुछ रूप धर्म के रूप में, कुछ मीडिया को कवर भी देके कि भाई हम हैं, या कोई और रूप लेकर समाज सेवी का, या कोई और रूप लेकर, इसमें काली भेड़ें छुपी हुई हैं। बहुत बड़ा स्कैम है जिसने किया है, जो इसके पीछे है, जो इसमें संलिप्त है, सबके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम समझते हैं कि हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हमने उन माँओं का, बेटियों का, उनके पिताओं का रोना बिलखना देखा है। आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है जब हम देखते हैं कि किसी बाप ने अगर 1.5 लाख रुपए अपनी तमाम तरह का कर्जा लेकर, अपनी ज़मीन बेचकर, प्लॉट बेचकर जब वो पैसा लगाया है और वो पैसा उनको लग गया कि मेरी बेटी की ज़िंदगी पता नहीं अब कैसी होगी, उस उम्मीद पर कि हमें कुछ इधर से मिल जाएगा, कुछ इस कर्ज से मिल जाएगा, और वो पैसा अगर धोखाधड़ी में लुट जाता है और उससे लोग उम्रा कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की कोई बात हो नहीं सकती। हमको, आपको, सारे पॉलिटिकल लीडर को इसमें खड़ा होना है, पुलिस पर भी दबाव बनाना, सरकार पर भी, कि किसी ना किसी तरह से एक पैसे की रिकवरी हो, तब जाकर हम चैन से बैठे। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी सवाल और हम पूछ लेते हैं। जब इतने सीनियर एडवोकेट हमारे सामने हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते, एक समाज सेवक, एक अच्छे समाज सेवक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, शासन प्रशासन से अब आप क्या अपील करना चाहते हैं इस मसले को लेकर? मैं शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत गंभीर घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये उन मासूम लड़कियों के साथ धोखा हुआ है जिनकी उम्र 16 से 19 साल तक है, जो वो इस इंतज़ार में बैठी हैं कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी, कुछ दिन में मैं दुल्हन बनूंगी और अपने जो है ससुराल जाऊंगी। इस इंतज़ार में जो बैठी हुई हैं कि मुझे कुछ सहारा मिलेगा, उन लड़कियों के साथ धोखा हुआ है। तो प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके आंसू, उनकी आंखों के, उनके दिल के दर्द को महसूस करते हुए इसमें ऐसी कार्रवाई करें कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है वो कभी इस तरह का दुस्साहस दोबारा ना कर पाएं, उनको सलाखों के पीछे धकेलें और उनसे रिकवरी करके उनके जो दुल्हन बनने के जो सपने थे, उनके हाथों में जो मेहंदी रचने के सपने थे, उनको बहाल करें। ये मेरी प्रशासन से, शासन से गुजारिश है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रमजान चौधरी जी। आप सुन पा रहे थे, बहुत ही मुखरता से और विस्तार से उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा की है।
अब हम आशा और उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से, ख़ासकर पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया साहब से, कि वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो हर बार की तरह इन गरीब मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने का भरसक प्रयास करें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं मेवात पुलिस से। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट